अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स पे काम करते रहेंगे तो ये तो प्रारंभिक परीक्षा दे करके अगर आप मुख्य परीक्षा कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हमारा अप्रोच क्या रहे? हमारा अप्रोच ये रहे कि हम कम समय में आंसर राइटिंग के स्किल्स पे ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। क्या करें? हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में करें, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा हो जाएगा। और शुरू का 2 मिनट आपका है, हर सवाल आपके सामने होगा, क्लियर है? उसके बाद पॉइंट आप बताएंगे, उन पॉइंट को मैं साइड में लिखता जाऊंगा और फिर हम उस आंसर को व्यक्त करेंगे, है ना। ये 2019 से लेकर के 2024 का मतलब एनालिसिस है पेपर 1 का, और पेपर 1 में भूगोल के सेक्शन का है। तो आप देखें 19, 20 से लेकर के 24 तक 8 सवाल, बस लास्ट ईयर 7 सवाल था। और वजन कितना है? 100, 100, 100, 100 और 100। क्लियर है? देखिए कहा कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचलन की व्याख्या करिए। तो जब भी कोई भूकंप की उत्पत्ति होती है तो फोकस और एपिसेंटर के बारे में लिख सकते हैं। शुरुआत वहां से करेंगे, 2 शब्द होना चाहिए आंसर में। इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। पेन गिरा हुआ है। गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है इस मेंस के प्रोग्राम में। देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपके सामने बात रखता हूँ, भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। पर्पस क्या है इस क्लास का? अच्छा अंक अर्जित करना, यानी किस पे काम करना? राइटिंग स्किल्स पे। जैसे सपोज करते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना का टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर, पी तरंगे, एस तरंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो क्या हमको इस चीज पे चर्चा करनी चाहिए या इसको व्यक्त कैसे किया जाए इस पे चर्चा ज्यादा करना चाहिए, है ना। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स पे काम करते रहेंगे तो ये तो प्रारंभिक परीक्षा दे करके अगर आप मुख्य परीक्षा कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हमारा अप्रोच क्या रहे? हमारा अप्रोच ये रहे कि हम कम समय में आंसर राइटिंग के स्किल्स पे ज़्यादा बेहतर काम कर सकें, यानी कि व्यक्त करना, कैसे लिखा जाए आंसर। ये हमारे क्लास का पर्पज़ है कि अगर भूगोल में कोई सवाल आता है तो भूगोल का अप्रोच होना क्या चाहिए, ये पर्पज़ है इस क्लास का, है कि नहीं। और 10 क्लास हमारे पास है ज्योग्राफी को लेकर के, कि ज्योग्राफी में हम 10 क्लासों में जितने भी टॉपिक्स हैं भारत का भूगोल, विश्व के भूगोल के संदर्भ में भी चर्चा करते हैं आपके साथ, उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर पाएँ। 10 क्लास बहुत सफिशिएंट नहीं है अगर हम कॉन्सेप्ट पे चले जाएँ, क्योंकि भूगोल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मेरी अपेक्षा आप लोगों से ये होगी कि आपने चूंकि प्रारंभिक परीक्षा दिया है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके संभवतः क्लियर होने चाहिए, जहाँ नहीं होगा वहाँ रुक करके चर्चा कर लेंगे। लेकिन हमारे क्लास का मेन पर्पज़ ये है कि यार पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 में भूगोल का जो एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि 100 नंबर का सवाल हर साल पूछा जा रहा है। जैसे अगर आपके सामने इसको देखें, है ना, ये 2019 से लेकर के 2024 का मतलब एनालिसिस है पेपर 1 का, और पेपर 1 में भूगोल के सेक्शन का है। तो आप देखें 19, 20 से लेकर के 24 तक 8 सवाल, बस लास्ट ईयर 7 सवाल था। और वजन कितना है? 100, 100, 100, 100 और 100। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में एक साल 85 है, नहीं तो 100, यानी कि लगभग पेपर का 40 to 45% वजन केवल एक सेक्शन को है, वो भूगोल, है ना। अब इस पेपर के साथ न्याय कैसे किया जाए, मतलब भूगोल में अंक बेहतर तरीके से, यानी कि ये 8 सवाल हैं, इसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो वैसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा मेंस एडवांस का कोर्स है, इसको हम प्लान करें कि मेंस थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि भूगोल को भूगोल के रूप में ना देख करके भूगोल को सवालों के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होगी कि अगर ये पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे, क्या डायग्राम होना चाहिए, क्या मैप होना चाहिए, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में कैसे अप्रोच करें। इन सब चीज़ों पे काम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? अब मैं आप लोगों से क्या एक्सरसाइज करवाऊंगा अगले 10 दिनों में, वो आपको बता देता हूँ। ये बताइए 20 सवाल है, 20 सवाल अगर है तो समय सीमा कितनी है? 3 घंटे की, यानी कि लगभग एक सवाल का औसत कितना आता है, कितने मिनट का? आराम से सोचिए और बताइए। 8 और 9 के बीच में बहुत अंतर है। 60 सेकंड में ना आप इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि शायद आप, है ना, एक मिनट का फर्क समझ रहे हैं, यानी कि 20 मिनट का फर्क है पूरे पेपर में। तो जरा आराम से एनालिसिस करके बताइए कि 180 मिनट हैं और 20 सवाल हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए औसत कितना मिनट मिला? पहले ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस दिन आपको पेस मेंटेन करना है, तो किस पेस से मेंटेन करेंगे ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो कितना, यानी कि 9 मिनट है जिसमें आपको अपने आंसर को सोचना भी है, व्यक्त भी करना है।
और इसमें से शुरू के 10 सवाल कितने वर्ड्स के हैं? 150, और दूसरे वाले 250। तो क्या सबको 9 मिनट देंगे, या शुरू के सवालों के लिए थोड़ा कम और बाकी के लिए ज़्यादा? समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर हम 10 सवालों में 1-1 मिनट कम करते हैं, 10 सवालों में शुरू के 150 वाले, उसमें 1-1 मिनट कम करते हैं, तो आगे के 10 सवालों के लिए 1-1 मिनट बढ़ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि 150 शब्दों के लिए 8 मिनट में आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले 100 वर्ड्स आपको 1 मिनट में लिखना है। तभी मैंने कहा 1 मिनट का महत्व है। क्लियर है? लेकिन अगर आपने शुरू के 10 सवालों में 10 मिनट लगा दिया, तो एक बात तय है कि अगले जो 10 सवाल आने वाले हैं, आपको आता ज़रूर होगा सब कुछ, लेकिन आपके पास कुल मिनट हर सवाल के लिए 8 ही है। तो न्याय नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, आते हुए भी। क्यों? समय ही नहीं है आपके पास। तो शुरू से ही पेस मेंटेन करना है। तो क्या इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्हीं सब चीज़ों का करना चाहिए ना। और अगर इन्हीं सब चीज़ों का काम नहीं करेंगे तो वहाँ अचानक से सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो जब 1-2 पेपर खराब हो जाएगा तो रियलाइज़ होगा कि ये करना चाहिए। तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति है। तो अगर हम इस चीज़ों का पहले से ही तैयारी करके रहें, तो ऐसी स्थिति में मेंस वाली एग्जामिनेशन में हमारी स्थिति बेहतर होगी। ये सब अपेक्षाएं मैं आपसे करूंगा। अब मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं, सपोज करिए औसत आया 9 मिनट का, तो जैसे ही सवाल पढ़ेंगे वैसे ही आंसर लिखना शुरू कर देंगे या सोचेंगे? है ना, मेंटल मैप बनाएंगे कि ये सवाल पूछा है तो ये और ये चीज़ें सोच लिया, और उसके बाद फिर कलम उठाए और जो मेंटल मैप बना हुआ है उसके अनुसार, या वहीं पर पेंसिल से जो है ना, या क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने 2-2, 3-3 पॉइंट, 4 पॉइंट लिखना है, वो फटाफट लिख दिया। और उसके बाद आपको पता है कि मुझे अगले 9 मिनट में करना क्या है, यानी कि क्या करना है। तो आपका रास्ता क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से मुखर्जी नगर जाना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से निकले रास्ता नहीं पता है। हमने क्या सोचा, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतना समय लगेगा। हम ये कैलकुलेशन करके चले तो हम दिग्भ्रमित नहीं होंगे, इधर इधर उधर उधर नहीं जाएंगे। हमको पता है कि ऐसे जाना है। तो वैसे ही अगर हम मेंटल मैप बना लें, हर क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर लें शुरू होने से पहले, तो हमको मालूम है कि अगले 7-8 मिनट में करना क्या है। ये सब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो हमको क्या ये एक्सरसाइज क्लास में भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर हम करेंगे ये कि लगभग मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 100 सवाल आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ऑन औसत 10 सवाल है ना, तो 100 सवाल। और ये 100 सवाल ऐसे हों जो सारे टॉपिक्स को टच करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द से जो पॉसिबिलिटी हो उसका एक क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन के फॉर्म में, तो हमको समझ में आ जाएगा अगर इससे टॉपिक आएगा तो ये सवाल बनेंगे, ये लिखना होगा। मान लेते हैं महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है वेगनर का, अगर उस पर सवाल आया तो क्या आएगा? तो हमने ये सोच लिया कि ये अगर पूछा जाएगा तो ये बातें लिखूंगा या लिखूंगी। अगर मान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, तो हो सकता है हैरी हेस पूछे, संवहनी धारा का सिद्धांत पूछे, अपसारी अभिसारी संरक्षित सीमा पूछे, यही सब पूछेगा ना। तो हम सवाल के फॉर्म में देख लें कि प्लेट टेक्टोनिक पे जो भी 1-2 सवाल बन सकते हैं उसको कर ले। क्या प्लेट टेक्टोनिक की व्याख्या पर्वत निर्माण में हो सकती है? क्या प्लेट टेक्टोनिक से दुनिया भर के पर्वतों का है ना की चर्चा की जा सकती है कि नहीं? तो क्या पर्वत निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चर्चा करें उदाहरण देते हुए, है ना, ऐसा सवाल बन सकता है एक। क्या द्वीपों की श्रृंखला के निर्माण में द्वीपीय चाप, जिसको कहा जाता है द्वीपीय चाप या आइलैंड आर्क्स, क्या उसके निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक की भूमिका होगी? तो द्वीपीय चापों के निर्माण की क्रिया को समझाते हुए, है ना, प्लेट टेक्टोनिक का उसके साथ जो संबंध है उसको स्थापित करें, या उदाहरण सहित उसको स्थापित करें। बन सकता है एक सवाल, है ना। तो हम जहां जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो प्लेट टेक्टोनिक का, उसमें सवालों के फॉर्म में उसको करें। फिर आगे बढ़ेंगे तो भू आकृति विज्ञान से निकल करके जलवायु में आएंगे। चक्रवात पढ़ने की जगह चक्रवात पे क्या सवाल बन सकता है ना। चक्रवात के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, है ना, कि भारत की बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवात क्यों ज़्यादा आते हैं, चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, चर्चा करें। हो सकता है तो क्लाइमेट चेंज कैसे चक्रवातों को प्रभावित कर सकता है थोड़ा बताएं। या हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में चक्रवातों की कुल संख्या में इजाफा हुआ है, इसके कारणों की चर्चा करते उसके प्रभाव गिनाएं। हो सकता है। और अगर पेपर 3 में इसी टॉपिक में जाएंगे तो इसका आपदा प्रबंधन, कि चक्रवातों का आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, यही होगा ना। या हो सकता है कि पेपर 3 में ही पूरा चक्रवात पूछ ले, कारण भी पूछे, है ना, और साथ ही साथ बनने की प्रक्रिया भी पूछे, और साथ ही साथ वहीं पर इसका प्रबंधन भी आपसे करें कि प्रभाव क्या है, उसको साधने को लेकर के भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। हो सकता है सवाल। तो हम क्या करें, हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में करें, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा हो जाएगा। और शुरू का 2 मिनट आपका है, हर सवाल आपके सामने होगा, क्लियर है। उसके बाद पॉइंट आप बताएंगे, उन पॉइंट को मैं साइड में लिखता जाऊंगा, और फिर हम उस आंसर को व्यक्त करेंगे। क्लियर है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 100 सवाल की ऐसी प्रैक्टिस करते 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 करते
हो सकता है कि आज जो पहला क्वेश्चन हो उसमें 1 मिनट में 1 पॉइंट आए, हो सकता है ऐसा, रिएक्शन टाइम आपका ज़्यादा हो, सोचने में समय लगता है ना, और हम सोचने का दायरा बहुत ज़्यादा ना हो, तो हो सकता है कि आप 1 मिनट में, 1.5 मिनट या 2 मिनट में कोई 1 या 2 पॉइंट बता पाएं। तो आपको समझ में आएगा ना कि आता तो है, लेकिन उस कम समय में उन सारी बातों को मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ 2 मिनट में। तो आपको अपना कमी समझ में आएगा कि नहीं? तो आप अगले 2-3 महीनों में रिवीजन पे, मेंटल मैप पे काम करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करते करते हर सब्जेक्ट्स में अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो इसका मतलब है कि मेंस एग्जामिनेशन तक जाते जाते ये बात तो तय है कि आपको सोचना आ जाएगा और आपको पता होगा कि कम समय में ज़्यादा बातों को कैसे, क्योंकि दिमाग उसके लिए ट्रेन हो गया ना, प्रैक्टिस करते 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 कम समय में बहुत सारी चीज़ों का तो ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें ट्रिक है। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो ट्रिक है। जैसे प्रभाव है, सपोज करिए कोई भी प्रभाव है, यूपीएससी कहता है यार इसका प्रभाव बताइए, कोई भी आपदा है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका प्रभाव बताइए, तो सारे, चाहे पेपर 1 में पूछे, चाहे पेपर 2 में पूछे, चाहे पेपर 3 में पूछे, प्रभाव क्या हो सकता है? क्या प्रभाव आर्थिक हो सकता है? क्या प्रभाव सामाजिक हो सकता है? क्या प्रभाव सांस्कृतिक हो सकता है? पर्यावरणीय हो सकता है? यही प्रभाव होता है। तो आपको क्या ट्रिक आ जाएगा, यार कोई भी सवाल हो, प्रभाव में यही 4-5 पॉइंट होते हैं, तो सोचना आ गया ना। नहीं तो उस दिन क्या होगा, सवाल देखेंगे प्रभाव, और प्रभाव देखते ही शायद 2 पॉइंट क्लिक किया, लेकिन पेपर 1 किया, पेपर 2 किया, पेपर 3 किया, पेपर 4 किया, और सब पेपर में प्रभाव आता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं जिसे प्रभाव नहीं पूछता है। अब प्रभाव तो एक ट्रिक है ना, कहीं पर भी पूछे, पेपर 2 में पूछ ले, आईआर पूछ ले, तो पेपर 2 में क्या होगा, राजनीतिक प्रभाव ऐड हो जाएगा, सामरिक दृष्टिकोण से हो जाएगा। भारत अमेरिका के संबंधों में अगर कुछ चुनौती आते हैं तो उसके आर्थिक आयाम भी होंगे, कल्चरल आयाम, डायस्पोरा के हित भी प्रभावित हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो कुल मिलाकर के पॉइंट तो वही रहने हैं, प्रभाव तो सब जगह सेम रहना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करेंगे तो आपको समझ में ट्रिक आ गया ना, कि ये पूछेगा तो ये 5 डायमेंशन पे सोचूंगा, अभी नहीं तो नहीं करेंगे तो उस दिन क्या कर रहे होंगे, उस दिन सोच रहे हो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अगर आपको पहले से ही पता है ये 4 पॉइंट है, तो अब सोचेंगे राजनीतिक वाले में क्या लिखूं, आर्थिक वाले में क्या लिखूं, सांस्कृतिक, क्योंकि अब आपको ये 4 चीज सोचना नहीं है, ये 4 चीज ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है। अब आपको सोचना है कि इस सवाल में, इस राजनीतिक वाले में क्या पॉइंट आना चाहिए, इस सांस्कृतिक वाले में कौन सा पॉइंट ऐड करूं, इस आर्थिक वाले में क्या पॉइंट। तो आपका सोचने समझने का समय, रिएक्शन टाइम कम समय में बेहतर हो गया। समझे? ये पर्पस है, इस पर्पस के साथ शुरू करना है हमको। कोई क्लास हुई है आपकी अभी तक? पहली क्लास है? समझ में आया? इतना इंट्रोडक्शन काफी है। मतलब हमको करना क्या है, क्या प्रभावी लग रहा है, मतलब क्या इस तरीके से किया जाना चाहिए, तो ऐसी चीजें, मतलब इस तरीके से किया जाए तो क्या मेंस में मुझे बेनिफिट हो सकता है। और खुद भी तो आंसर लिखेंगे ना, तो जरा सोच के देखिए कि 100-150 सवाल हमने कर लिया, और हर टॉपिक पे। तो मान लीजिए कि पेपर 1 में ज्योग्राफी में आपने कर लिया, हिस्ट्री में से 100 सवाल कर लिए, पेपर 2 में भी ऐसे ही 100 सवाल कर लिए, पेपर 3 में भी, पेपर 4 में भी। तो इसका मतलब है लगभग 400-500 सवाल का आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया ना। लिखेंगे नहीं, कुछ आंसर राइटिंग खुद भी कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, और वहाँ 400-500 सवाल आपने लिख लिया। मतलब मान लेते हैं कि सपोज करिए 10 टेस्ट दे दिया, तो 20 × 10 = 200 क्वेश्चन का आप लोगों ने लिख करके भी प्रैक्टिस कर लिया। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो गया और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी कर लिया। अगर ये नहीं करते तो स्थिति कमजोर होती, और इतना करने के बाद स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होनी चाहिए कि नहीं? क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, सोचिएगा इसके बारे में। शुरू करता हूं। देखिए 3 मेजर सेक्शंस हैं। ऐसे यूपीएससी जो सवाल पूछता है ना, अभी 1-2 क्लास के बाद आपके सामने बात रखेंगे, लेकिन एक बात तय है कि इन 8 सवालों में से भू आकृति विज्ञान से सवाल होता है। ये प्लेट टेक्टोनिक, पर्वत पठार, या कैसे इनका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे हुआ, भूकंप कैसे बना है, दीपी चापों की क्रिया क्या है, पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं पूछता है यूपीएससी। यहाँ से एक सवाल रहता है, तो अगर आप इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो भू आकृति विज्ञान से शुरू करूंगा। क्लाइमेटोलॉजी वाला जो सेक्शन है, जलवायु विज्ञान, उससे जनरली सवाल रहता है ना, चाहे वो भारत के मानसून के संबंध में या वैश्विक जलवायु के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जाए रहता है। एक आध सामुद्रिक भूगोल से रहता है, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन हाँ इन 2 सेक्शन से सवाल हर साल रहता है। तो पहले इन 3 सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे भारत और विश्व का भूगोल। और भारत के भूगोल में सेम वही चीज़ है, प्राकृतिक है और उसका आर्थिक आयाम है, मतलब सामाजिक आर्थिक आयाम है। तो प्राकृतिक वाले से सवाल रहते हैं, जैसे मृदा वाला टॉपिक है, जैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसके जो भी एक फैक्टर है, या पृथ्वी, या भारत के उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है,
या आइलैंड है, इनका महत्व क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है, ऐसा प्राकृतिक भूगोल से कुछ सवाल होगा। वनस्पति के ऊपर जैसे एसएफआर का रिपोर्ट अभी आया है, तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति की विशेषताएं, उसका महत्व, उससे जुड़ी हुई चुनौतियां, ऐसे ऐसा कुछ सवाल हो सकता है। तो प्राकृतिक भूगोल वाले एक टॉपिक करेंगे, और उसके बाद कहेंगे सामाजिक आर्थिक भूगोल। और सामाजिक आर्थिक भूगोल में जो भी टॉपिक करेंगे, मतलब जो भी सवाल करेंगे, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम संसाधन भारत में है, तो इसका वैश्विक वितरण भी करेंगे और उसकी समस्याएं कर लेंगे। कोयला है भारत में, उसका वितरण, उसकी चुनौतियां, इसी को विश्व में एग्जाम्पल से तो बस बदल देने हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। तो जो भी मिनरल्स है, यूरेनियम है, मान लेते हैं लिथियम आज एक समय में एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, तो लिथियम के बारे में सवाल हो सकता है कि भारत क्या कर रहा है ना, हमारे पास संसाधन है नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ से मंगाता है, उससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है ना, उसको लेकर के सुझाव क्या हो सकते हैं, ऐसे सवाल बन सकते हैं। संसाधनों पे तो ऐसे ही सवाल बनेंगे ना। इन सब टॉपिक्स को कर लेंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करके, मतलब सवाल जवाब के माध्यम से ऐसा कर लेंगे। तो एक तरीके से आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने अभी तक किया नहीं होगा ना, अभी तक तो पढ़ते ही आए ना, हर चीज़ पढ़ते ही आए, सोचे कहाँ है खुद से बैठ करके कि यार अगर ये पूछेगा तो क्या करेंगे, ये पूछेगा तो क्या करेंगे। क्लियर हो गया? कोई सवाल अगर है तो पूछ लें, नहीं तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करें? तो पहला जो सवाल आएगा उसका पहला 2 मिनट किसका है? आपका है। आपको सोचना है और सोच करके पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक 1 है, पहला जो टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसका सवाल आपके सामने है कि विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरण की व्याख्या करें, साथ ही पी और एस जो तरंगे हैं उनके छाया क्षेत्रों के निर्माण को भी दर्शाएं। तो सवाल के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। चलिए 2 मिनट आपके पास है, सोचिए कि इसमें क्या क्या लिखेंगे और फिर मैं पूछूंगा आपसे, फिर इसका आंसर फॉर फ्रेम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखने में क्वेश्चन वेस्ट, अभी टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। अभी बस सोचिए कि क्या क्या लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा बाद में। पहले सोच लीजिए कि क्या क्या लिखेंगे, ज्यादा समय नहीं है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना ये वाला? एक मिनट हो गया है, 1 मिनट और है। उस दिन इससे ज्यादा समय मिलेगा नहीं, ये भी ज्यादा ही है। हो गया, सोच लिए? आप जो सोचिए ना वही 7 मिनट में लिखेंगे, जो नहीं सोच पाए नहीं लिख पाएंगे। क्या लग रहा है, प्रभावी रूप से सोच पाए? पहले आप सोचिए क्या सोच पाए, है ना। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं सब सोच पाया, तब तो आंसर भी शानदार आने वाला है। और अगर नहीं सोच पाएंगे तो जस्ट इमेजिन अगले 7 मिनट में क्या करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये चुनौती होगा उस दिन, और बार बार चुनौती होगा। और बिना सोचे लिखेंगे तो पॉइंट में ना प्रवाह नहीं होगा। चलिए बताइए क्या सोचे। पहला सवाल के कितने हिस्से हैं? पहले 2 हिस्से। पहले हिस्से के बारे में आप बताइए क्या सोचे।
सवाल है क्या? भूकंपित तरंगों के संचरण। हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, ये पूछा है अपसारी अभिसारी। 150 शब्द हैं, यहीं खर्च कर देंगे क्या सारा अपसारी अभिसारी पे? और पूछा है अपसारी अभिसारी? और क्या सोचे, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, और क्या सोचे बताइए तो। इसके आगे कुछ सोच पाए या नहीं? नहीं सोच पाए आप? देखिए मतलब नहीं सोच पाए ना तो घबराइएगा नहीं, लेकिन आज नहीं खुलेंगे ना, व्यक्त नहीं करेंगे तो उस दिन भी व्यक्त नहीं होगा। अपने आप को मतलब थोड़ा जकड़न से फ्री करना पड़ेगा जी। छाया क्षेत्र नहीं, पहले पहला वाला हिस्सा। अच्छा ये बताइए, पढ़े हैं ना ये टॉपिक? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहली बार हो रहा है? सोच पाए क्या पॉइंट है पहले वाले सवाल के पहले हिस्से के लिए? क्या लिखेंगे? 3-4 पॉइंट बस जानना चाहते हैं आप। क्या? हम्म, हम्म, हम्म। एक शब्द मिला, अनुप्रस्थ। ठीक है, किसके लिए लिखूं? ठीक है, ये ठोस अनुप्रस्थ। ठीक है, और? हम्म, क्या है? अनुप्रस्थ है तो दूसरा वाला अनुदैर्घ्य, और ये एस है, और ये तीनों से जा सकता है। हाँ सही बात कह रही हैं आप, बाकी लोग बताएं आप। ठोस से भी जा सकते हैं मतलब, है ना, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, एस तरंगे तीनों से जा सकती हैं। तो यही पहला पॉइंट गलत हो गया। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, तरल और गैसेस माध्यम से नहीं। लिखते ही गलत हो गया ना, शुरुआती कहां से हुआ? नेगेटिव पॉइंट से, है ना। और चलिए, और क्या पॉइंट? चलिए ठीक है ना, कम विनाशकारी होता है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? पी वाला। और? ठीक है, और? आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम्म, 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 हम्म। तो ये जो लिखा हुआ है अनुप्रस्थ पी के लिए सही है या गलत है? गलत है। पी के लिए अनुदैर्घ्य होगा, एस के लिए अनुप्रस्थ। और क्या बताएंगे, वही तो जानना चाहते हैं। ठीक है, वो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ का मतलब ये वहीं पर जो बनाना होगा बना देंगे, उसके लिए अलग पॉइंट नहीं, वहीं पर अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ बोलकर बना सकते हैं ना, वहीं पर बना दिया तो एक ही पॉइंट हो गया। ठीक है, और? हम्म, हाँ मतलब इतना इतना सोचे, और कुछ ऐड करना चाहते? पूछ रहे हैं बस, सोचिए ना, कुछ और ऐड करना चाहते हैं पहले वाले हिस्से में? कितना हो गया? हो गया इतना? चलिए मान लीजिए इतना हो गया। कम विनाशकारी होते हैं, अनुदैर्घ्य होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, और कुछ ऐड करना है इसमें? इसके अलावा कोई पॉइंट? अब इसी में जो भी ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, वो सब अलग बात हो गया। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ के बारे में ही बात हो गया। इन दो पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट? हाँ मतलब पी एस और एल हो गया, तीनों यहीं लिख दिया। और हो गया इतना ही। हम्म,
एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे चलिए दूसरा वाला हिस्सा बताइए, पी और एस का छाया क्षेत्र। चलिए पहले वाला हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आप दूसरा वाला हिस्सा आप बताइएगा, तो शायद कुछ और इसमें इसको हट, चलिए यही रहने देते हैं, ये जो आपने लिखा है। देखिए कहा कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरण की व्याख्या करिए। तो जब भी कोई भूकंप की उत्पत्ति होती है तो फोकस और एपिसेंटर के बारे में लिख सकते हैं। शुरुआत वहां से करेंगे, 2 शब्द होना चाहिए आंसर में। इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए कि पृथ्वी का जो गहराई पे होता है उसको फोकस कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। फोकस से जहां पर भूकंप आता है उससे 2 प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है जिसको हम पी और एस कहते हैं। और जब क्रस्ट के पास वो पहुंचता है ऊपरी हिस्से में, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस तीसरे प्रकार के तरंग की उत्पत्ति जिसको हम एल तरंगे कहते हैं। हो गया इतना पॉइंट। अब कहेगा कि इनका जो प्रोपोगेशन है, संचरण है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित बातें। पहला, पी तरंगों की गति एस और एल की तुलना में ज्यादा होती है। तो एक पॉइंट क्या हो गया, गति का, है ना, वेलोसिटी का। तो गति के पॉइंट अभी आपने बताया ठोस, तरल और गैसीय सवाल, गति के बारे में किसी ने नहीं बोला, गति वाला पॉइंट आया नहीं है। तो एग्जामिनर को आप क्या समझेंगे कि वो आपकी बात समझ लेगा, गति बिना लिखे आप उसको बता देंगे सर मैं गति के बारे में कहना चाहता था, बोल नहीं पाया, तो क्या वो नंबर दे देगा आपको उसके लिए? नहीं देगा ना। तो एक पहला लाइन क्या बनेगा, गति। और आप क्या बताएंगे कि 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पी तरंगे चलती हैं। एस तरंगों की गति उसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से कम होती है, 5 से 7 किलोमीटर। एल तरंगों की गति और कम होती। तो एक पॉइंट क्या हो गया, गति का, बता दिया। सहमत है इस बात से? फिर दूसरा हमने बताया है ना कि माध्यम, माध्यम मतलब कहां कहां से गुजर सकती है। तो हमने बताया कि पी तरंगे तीनों माध्यम से गुजर सकती है, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से और एल केवल ऊपरी सतह पे। एक माध्यम वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, सहमत है? तीसरा पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, तो तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें ऐड करना चाहेंगे तो अब शब्द आएगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। उसकी विशेषता, ट्रेवल कैसे करता है। तो हम यहां पर तीसरा पॉइंट क्या ऐड कर देंगे कि एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है और पी तरंगों को अनुदैर्ध्य। और वहां पर डायग्राम बना दीजिए कि ये जो एस तरंगे हैं, पी तरंगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब समानांतर चलती है, जिस दिशा में जाना है उसके समानांतर चलती है। मतलब ए से, मतलब ये फोकस है और ऊपर एपिसेंटर है, तो फोकस से एपिसेंटर जाना है तो कैसे चलती है, ऐसे। तो एग्जामिनर को बता दीजिए यहां पर फोकस, एपिसेंटर, और ये बना दीजिए ये क्या हो गया, है ना, अनुदैर्ध्य तरंगे। और यहीं पर फिर दूसरा एक डायग्राम वहीं पर जहां अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ लिख रहे हैं, ए बी, और एस तरंगे कैसे चलती हैं, एस तरंगे हैं अनुप्रस्थ, जहां जाना है उसके प्रिपेंडिकुलर चलती है, लंबवत, है ना, यानी कि 90 डिग्री का कोण। जाना यहां है लेकिन जाती कहां है, ऐसे। 3 पॉइंट हो गया, क्लियर है? एक पॉइंट और ऐड कर दे, है ना, एक पॉइंट और ऐड कि विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरण की व्याख्या करिए। तो संचरण की व्याख्या करने के लिए कह रहा है ना, तो संचरण की व्याख्या करते समय क्या मैं ये बना सकता हूं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पी तरंग जब क्रस्ट से निकल के मेंटल, मेंटल से कोर की तरफ जाती है तो इनकी गति बढ़ जाती है ना। और एस तरंग की गति मेंटल तक बढ़ती जाती है, मेंटल के बाद वो कोर तक नहीं पहुंच पाती। कह रहा ना संचरण, तो संचरण कहां तक हो पाया, पी का कोर तक हो गया, लेकिन एस का कहां तक हुआ, केवल मेंटल तक हुआ, और एल का कहें केवल क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में। नहीं, अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या मैं एग्जामिनर को कोई पॉइंट यहां पर बता सकता हूं कि मेंटल और कोर के बाउंड्री का नाम क्या है? मेंटल और कोर के बाउंड्री का कोई नाम है? मोह। तो क्रस्ट और मेंटल के बाउंड्री का नाम क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बाउंड्री का नाम है मोह। मेंटल और कोर का नाम रेपेटी है या गुटेनबर्ग है? क्या है? तो गुटेनबर्ग लिख दिया। तो एग्जामिनर को पता चल रहा है कि आप मेंटल और कोर का बाउंड्री बना रहे हैं गुटेनबर्ग, और आप बता रहे हैं यहां तक जा सकता है। संचरण बता दिया है कि नहीं? ये 3-4 पॉइंट लिखा जा सकता है कि नहीं? इसके लिए क्या मुझे ज्यादा शब्द लगे या उतने ही शब्द लगे? तो आप या तो उतने ही शब्दों में 2 पॉइंट लिखें, चाहे उतने ही शब्दों में 4 पॉइंट लिखे, स्किल आपके ऊपर है ना। आप 2 ही पॉइंट का खूब व्याख्या कर रहे हो
या कम शब्दों में थोड़ा थोड़ा कम लिख करके उसको 4 पॉइंट, मतलब 4 डायमेंशंस आप ओपन कर रहे हो, निर्भर आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 2 पॉइंट की व्याख्या मैं कर दिया हूं और 2 पॉइंट नहीं बताया हूं लेकिन व्याख्या किया हूं, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के सेस्मिक वेव्स का प्रोपोगेशन बताइए। अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा तो एग्जामिनर ये सोच पाएगा कि उस समय आप ये आयाम नहीं सोच पाए। आसान है या मुश्किल है? अब क्या ऐसा आंसर लिखते समय क्या हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी? यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक पॉइंट, क्या हमको इस तरह से, ये जो हमने इस तरह से पी और एस तरंगों को व्यक्त किया है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये आंसर में आपको 1-1.5 मिनट में क्या सोचना है, वो 4-5 पॉइंट क्या है और मैं इसको व्यक्त कैसे करूं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखूं, पॉइंट फॉर्मेट में लिखूं, है ना, फ्लो चार्ट बनाऊं, टेबल बनाऊं, और क्या कोई डायग्राम वायग्राम मुझे बनाना है या नहीं बनाना है। ऐसा थोड़ी ना कि लिखते लिखते बीच में याद आया या डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है? या बीच में सो रहे हैं फ्लो चार्ट बनाए, पहले ही सोच लेना है कि ये करूंगा, तो क्या होगा कि आपका रास्ता क्लियर होगा, वहां तक जाते जाते तय समय में सारी रणनीतियां काम कर रही होंगी। लेकिन बीच बीच में आप कभी ये सोचेंगे फिर वो सोचेंगे फिर वो सोचेंगे, तो 7-8 मिनट में प्रभावी आंसर लिख पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, चैलेंजिंग वर्क है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़ूं आगे, है ना? हम कोई नई चीज कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको मालूम है ना। हमको क्या सीखना है? व्यक्त करना। चलिए सवाल का दूसरा हिस्सा है ना, साथ ही पी और एस छाया क्षेत्रों के निर्माण को भी दर्शाएं। ये सवाल का दूसरा हिस्सा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? क्या डायग्राम बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। और पी और एस का छाया क्षेत्र ही तो पूछ रहा है ना, पी और एस का छाया क्षेत्र ही पूछ रहा है। तो एक हेडिंग तो ये बन जाएगा, तरंगों का संचरण, और फिर संचरण में 3-4 जो भी पॉइंट है वो बता दिया। और दूसरा हेडिंग क्या बन जाएगा? पी एंड एस का छाया क्षेत्र। हो गया। अब इस छाया क्षेत्र में ये कह रहा है निर्माण को भी दर्शाएं। तो निर्माण को दर्शाने का क्या है इसमें? निर्माण को दर्शाने का मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आपने क्या सोचा, इसकी व्याख्या करनी हो तो क्या करेंगे? क्या प्रक्रिया, वही जानना चाहते हैं। तो छाया क्षेत्र कैसे बना? छाया क्षेत्र पूछा है ना, कैसे बना ये जानना चाहता है ना। माध्यम बदलता है तो क्या होता है? हाँ, माध्यम बदलता है तो सही जा रहे हैं। मेन पॉइंट यही है बस, और तो कुछ है ही नहीं। यही कॉन्सेप्ट पूछा ना, छाया क्षेत्र कैसे बनता है? विचलन होता है। तो माध्यम और विचलन 2 शब्द है, बस यही समझाना है एग्जामिनर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक तरंग है, उसका तरंग धैर्य होगा। अगर कोई भी तरंग होगा तो उसका तरंग धैर्य होगा, और उस तरंग धैर्य का व्यवहार हर माध्यम में, ठोस से तरल, तरल से गैसियस अवस्था में हमेशा वही होगा। कि अगर ठोस में उसकी गति इतनी है तो तरल में इतनी हो जाएगी, गैसियस अवस्था में इतनी होगी। या गुजर पाएगा या नहीं गुजर पाएगा। ऐसा नहीं कि सिचुएशन बदल करके भारत से अमेरिका पहुंचा दिए तो एस तरंगों का व्यवहार बदल जाएगा। जब भी ठोस से तरल में जाएंगे तो उनका व्यवहार दुनिया के हर हिस्से में वही होगा। तो वही होने का मतलब क्या है? वही होने का मतलब यह है कि जैसे बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे ना, कि सूरज की रोशनी आ रही है तो कैसी आ रही है? वायुमंडल से, गैसियस अवस्था से, और बीच में एक ऐसा प्रिज्म आ गया या कांच का गिलास आ गया, तो उसके लिए माध्यम क्या हो गया? सूरज की रोशनी के सामने एक ठोस माध्यम आ गया। प्रिज्म है चाहे ग्लास है, वो क्या है? एक ठोस है। तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी जो आ रही है वायुमंडल से, गैसियस अवस्था से होते हुई, अचानक बीच में ऐसा एक शीशे का ट्रायंगल आ गया। तो जब रोशनी इसमें पड़ेगी तो क्या वो सीधी चलेगी या बेंड होगी? बेंड होगी, उसका विचलन होगा। और विचलन का एंगल हर जगह समान होगा, कि रोशनी यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर अगर पड़ेगा तो उसका एंगल भी यही होगा। जो बेंडिंग एंगल ये होगा वो बेंडिंग एंगल ये होगा, चाहे आप दूसरा प्रिज्म लगा दे, सेम एंगल ऑफ बेंडिंग हर जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि वो तरंग धैर्य समान है। ठोस से या गैसियस अवस्था से ठोस में जाएगा तो हर जगह पे उसका बेंडिंग एंगल समान होगा। पी तरंगों का भी ऐसा ही व्यवहार होगा, एस तरंगों का ऐसा ही व्यवहार होगा, कि जब माध्यम बदलेगा तो विचलन होगा। तो अब यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है ना, इसी की तो व्याख्या करनी है। कह रहा है कि पी और एस छाया क्षेत्रों के निर्माण को भी दर्शाएं। तो यहाँ पर जैसे हमने हेडिंग बनाया पी और एस का छाया क्षेत्र, तो हमने बताया कि सर पी और एस जो है वो तरंगे हैं,
और तरंगों का अपना तरंग धैर्य होता है, और जो भी तरंग धैर्य होते हैं जब भी माध्यम बदलता है तो उसमें विचलन होता है, और हमेशा वो विचलन का जो एंगल होगा, जब भी ठोस से तरल या तरल से गैसियस अवस्था में वो चीज मूव करेगा तो उसके विचलन का एंगल सदैव समान होगा, है ना। तो P और S तरंग छाया क्षेत्र इसलिए बनाती हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर जब ये गुजरती हैं तो ये ठोस अवस्था से भी गुजरती है और गैसियस अवस्था से भी गुजरती है, और जब ये ठोस से गैसियस अवस्था में से गुजरती हैं तो ऐसी स्थिति में विचलन होना सामान्य है ना। सारी जैसे सूरज से रोशनी आता है वो भी एक तरंग है और ये भी एक तरंग है, तो ऐसे में तरंगों का विचलन होना जब माध्यम बदलता है तो होगा। अब अगर होगा तो ये विचलन का एंगल क्या होगा, बस ये आपको बता देना है। जैसे क्रस्ट है, मान लीजिए कि ये क्रस्ट है पतला वाला, ये मेंटल है और ये कोर है। एस तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, जहां से तरल शुरू होता है या जहां पर ठोस खत्म होता है। तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगी, यहीं तक जाएंगी ना, इसके बाद तो जा ही नहीं सकती, इसके बाद तो अनुभव ही नहीं होगा, गायब हो जाएंगी। तो मैक्सिमम कोई भी आएगा तो यही एंगल होगा ना। मान लीजिए यहाँ कोई भूकंप जनरेट हुआ और यहाँ से कोई एस तरंग आया जनरेट हुआ, तो मैक्सिमम यहीं तक तो आएगा, इसके नीचे तो नहीं जा पाएगा। तो ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, सभी समान होंगे नहीं, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब ठोस से तरल में जाएंगे तो एंगल ऑफ बेंडिंग क्या होगा, विचलन का दर समान होगा। तो ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए कितना है, 103 डिग्री। ऐसे ही बताइए कि जब P तरंगे गुजरेंगी, जब P तरंगे यहां से गुजरेंगी तो क्या P है ना, ये मेंटल का मतलब है ठोस और कोर का मतलब क्या है, गैसियस अवस्था। तो जब ये मेंटल से कोर की तरफ जाएंगी तो क्या माध्यम बदला, तो P तरंगे सीधे गुजरेंगी या बेंड होंगी, तो हमेशा बेंडिंग एंगल तो समान ही होगा ना। ये कोई एंगल होगा, आप यहां से भी गुजारिए तो एंगल समान होगा, कहीं से भी गुजारिए ये कुछ एंगल होगा। ये एंगल जब नापा गया तो ये एंगल था 143 डिग्री, यानी कि 143 के इस तरफ भूकंपीय तरंगों का अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि 143 की जगह 142 पे बेंड नहीं होती है, 140 पे बेंड नहीं होती है। क्लियर है, हमेशा 143, यानी कि इसके नीचे वाले किसी भी एंगल पे P तरंगों का अनुभव संभव नहीं। तो 103 से लेकर के 143 का जो हिस्सा होगा वो किसका छाया क्षेत्र होगा, P तरंगों का। और यहां पर ये भूकंप की उत्पत्ति हुई इस एंगल और इस एंगल 103 डिग्री, इस 103, ये 103 डिग्री का एंगल और 103, इस 103 से 103 के नीचे एस तरंगों का अनुभव संभव नहीं है, तो इसका क्या होगा, छाया क्षेत्र हो। तो आपको करना क्या है, P और S तरंगों का पहले बताना है, पूछा है ना सवाल कि निर्माण को भी बताएं, तो इसके निर्माण के संदर्भ में आपको क्या बताना है कि जब भी तरंगे चलती हैं माध्यम बदलता है तो उसमें विचलन होना तय है। P और S तरंगे भी क्या है, तरंगे हैं। ऐसे जब ठोस और तरल माध्यम से गुजरती हैं तो ऐसे में इनका विचलन होता है। एस तरंगों का विचलन का जो एंगल है वो मेंटल और क्रस्ट के मेंटल और कोर के बाउंड्री पे 103 डिग्री का है, और P तरंगे जब कोर में एंटर करती हैं तो सीधे ना होकर के उनका विचलन होता है, क्योंकि ठोस से तरल अवस्था में पहुंची। ये विचलन का एंगल कितना है, 143 डिग्री का। और फिर एक मैप में, ये तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, आपको इसको साफ सुथरे तरीके से, जैसे उसको मिटा देता हूं, इसको आपको साफ सुथरे तरीके से ऐसे बना दीजिए, है ना। यहां लिख दीजिए क्रस्ट और इसको लिख दीजिए सॉलिड, यहां लिख दीजिए मेंटल और इसको लिख दीजिए सॉलिड, और यहां लिख दीजिए कोर, और कोर का एक बाहरी हिस्सा लिख दीजिए आउटर कोर, और इसको कर दीजिए तरल। और यहां से एस तरंगों की उत्पत्ति कराइए ऐसे ऐसे, और बताइए कि मैक्सिमम कहां तक, इस एंगल तक, क्योंकि इसके नीचे तो क्या है, तरल अवस्था है ना। ऐसे ऐसे कराइए और ऐसे ऐसे ले जाइए। ये एंगल कितना है, 103, यानी कि अगर यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो 103 डिग्री के नीचे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एस तरंगों का अनुभव हो जाए। तो ये 103 से 103 के बीच का जो क्षेत्र हो गया, छाया क्षेत्र हो गया किसका, एस तरंगों का। और जब P तरंगे गुजरेंगी ठोस से और मतलब ठोस से तरल अवस्था में, तो जैसे वायुमंडल में गैसेस अवस्था से ठोस अवस्था में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वैसे विचलन होता है। सिमिलरली जब P तरंगे ठोस से तरल में जाएंगी तो सीधी ना जाकर के ये हमेशा बेंड होंगी, चाहे कहीं से भी हो, एंगल सदैव हमेशा एक ही होगा। क्लियर होगा, और वो एंगल ऑफ बेंडिंग कितना है, 143। तो इसका मतलब है कि 103 से 143 के बीच का जो क्षेत्र होगा वो किसका छाया क्षेत्र होगा, P तरंगों। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दीजिए और कहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस S और P के बीच में अवस्थित होगा
तो भूकंप का अनुभव नहीं करेगा। क्लियर है? 103 और 143 के बीच में जो दुनिया का हिस्सा होगा, जब भी कोई भूकंप आएगा और वो 103 से 143 के बीच में होगा, तो वहाँ भूकंप का अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि पी और एस तरंगे वहाँ पर नहीं आएंगी। और पी और एस तरंगों के संगम से ही एल तरंगों का निर्माण होता है। वो क्षेत्र क्या हो गया? भूकंप से मुक्त क्षेत्र होगा। क्लियर है? वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सेस्मिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिले। इतना लिख करके अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए, है ना। कंक्लूजन लिखना हो तो इसका कंक्लूजन लिख दीजिए। क्या कंक्लूजन लिखेंगे, है ना? टॉपिक क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ही ना। तो कहिए कि पी और एस तरंगों ने या भूकंपित तरंगों के अध्ययन ने प्रभावी रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद किया है। लिख सकते हैं। अगर कुछ करंट की बातें आपको मालूम हो इसको लेकर के, तो कह सकते हैं कि हालिया अध्ययन जो है पी और एस तरंगों के माध्यम से हमको कोर के, इनर कोर के भी इनर कोर के बारे में पता चला है। तो इस संदर्भ में पी और एस तरंगे प्रभावी तरीके हैं जिसके माध्यम से हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ बनती है। यही करेंगे? नहीं तो क्लियर हुआ करना क्या है? तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्लियर है? लिख लिए हैं। और घर जाकर के खुद से थोड़ी देर सोचना है और घड़ी सामने रखना है और सोचना है कि जो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, जो मैं लिखूंगा, उसको मुझे 2 मिनट में सोचना है और फिर मुझे उसके बारे में लिखना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो उस टॉपिक पे जाइए, उसको रिवीजन करिए और फिर दोबारा मेंटल मैप बनाने की कोशिश करिए कि क्या मैं उन सारी बातों को 2 मिनट में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, मतलब 2 मिनट में सोच पाऊंगा कि नहीं। फिर अगले 6-7 मिनट में आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है? बढ़ूं आगे? क्या लग रहा है, ये तरीका प्रोडक्टिव है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा करते हुए प्रोडक्टिव होता? उसमें तो आप जानते ही थे ना पीएस तरंगे क्या होती है, नहीं छाया क्षेत्र क्या होता है। फटाफट लिख लीजिए। बढ़ूं आगे? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। दूसरा सवाल ये देखें, दूसरा ये पीडीएफ के रूप में आपके पास भी होगा, तो अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो घर जाकर के पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ये, है ना। घर जाकर के उसका प्रिंट आउट करा के या प्रिंट आउट कराने की जगह खुद ही लिख करके फिर उसके, है ना, अपना आंसर उसको वहां पर फ्रेम करिएगा और वो मेंटल मैप का काम करेगा लास्ट में, मतलब एग्जामिनेशन से पहले वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट परिपूर्ण है ना। इस संदर्भ में पीएस तरंगे क्या होती हैं, उन सब चीजों के बारे में लिखा जा सकता है। देखिए एक और सवाल देखें, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण प्रमाणों की संक्षेप में चर्चा करें। साथ ही पृथ्वी के कोर के संदर्भ में भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी पर भी प्रकाश डालें। सवाल के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्सा है। चलिए सोचिए इस पे क्या लिखेंगे। क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, पहले सोच तो लीजिए कि लिखेंगे क्या। क्वेश्चन तो सामने ही है ना। सोच पाए? 2 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मतलब मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा समय अगर लगाएंगे ना, सोच भी लेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, मतलब ये मसला है उस दिन का।
सोच भी पाएंगे ना तो भी लिख नहीं पाएंगे। तो सोचने का टाइम कम करना पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे हैं इसका मतलब है रिविजन्स करने की जरूरत है, मेंटल मैप बनाने की जरूरत है। केवल रिवीजन ही नहीं, रुक करके सोचना पड़ेगा कि यार इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा सवाल है, चलिए यहीं से फिर से आप ही से शुरू करते हैं। ये पहले सवाल क्या जानना चाहते हैं मुझे ये बताइए। भू आकृति क्यों समझाएंगे आप? भू आकृति समझाएंगे? मुझे बस ये बताइए कि इसमें क्या लिखेंगे आप पहले वाले हिस्से में। किसके थ्रू? सागरी प्रवाह। कैसे सागरी प्रवाह से कैसे? अच्छा चलिए, और सागरी प्रवाह। सही लग रहा है? सही जा रहे हैं आप? सवाल के पहले हिस्से में हम क्या आंसर करें? पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा देख लेंगे। आप आते हैं आपके पास। जी ठीक है, सीधे पॉइंट बताइए, बॉडी बताइए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कर लेंगे उनसे, फिर आप। ठीक है, भूकंप हो गया, और दूसरा? दूसरा उल्का पिंड, और जो जो सोच पाए, और 3 पॉइंट और। भूकंपी तरंगे नहीं? अच्छा भूकंप वाला, ठीक है। 3 और? 3 के अलावा कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्या क्या लिखेंगे जैसे अप्रत्यक्ष में? हाँ, और? ठीक है, और? यही नहीं, ऐसे नहीं। और मतलब आपको देखिए, हम आपको ना इसलिए कह रहे हैं, आपको प्रेशर में इसलिए डाल रहे हैं कि उस दिन ना और चलना चाहिए यार, और क्या लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, ये होना चाहिए। अगर संतुष्ट हो जाएंगे ना 2 पढ़ने, बस हो गया। जी जी हाँ बताएं। माइनिंग सेक्टर से, ठीक है। खनन वाला, ठीक है। और? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रत्यक्ष में बताइए ना कुछ और। 3 पॉइंट बताइए। मैग्नेटिक फील्ड, चलिए, और? हाँ, भूकंप हो गया, उल्का पिंड हो गया, और? पहले ही बता दिए, पहला पॉइंट वही बोले थे। 3 पॉइंट ही तो हुआ, और? समझ गए? तो उस दिन अगर ये होगा तो नंबर ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे, समझ रहे हैं? समझ रहे? उस दिन की जगह आज ही कर लीजिए जो करना है, और समझ आइए कि यार इसमें ना मैं सोच नहीं पा रहा हूँ 3 से ज्यादा, तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो आते हुए लग रहा है ना कि आता है, लग रहा है कि आता है कि नहीं आता है? सवाल रेंज में है कि नहीं है? लेकिन अब जैसे शुरू करते हैं, इसको डायरेक्टली आते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी वाले में महत्वपूर्ण प्रमाण, तो जैसा कहा प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पहले एक एक ना ले लें, पहले ले लेते हैं प्रत्यक्ष और दूसरा ले लेते हैं अप्रत्यक्ष, या पहले अप्रत्यक्ष फिर प्रत्यक्ष, लेकिन जो भी ले सिलसिलेवार तरीके से ले। तो मान लेते हैं प्रत्यक्ष स्रोत है, तो प्रत्यक्ष में माइनिंग, खनन, और दूसरा ज्वालामुखी। मतलब ये 2 पॉइंट कि प्रत्यक्ष का प्रमाण है। अब जो भी लिखना होगा लिखेंगे इसमें। अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंपीय तरंगे, है ना, एक पहला पॉइंट। जैसा आपने कहा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, है ना, 2 पॉइंट कहा। तीसरा पॉइंट क्या कहा था? उल्का पिंड। इसके अलावा दाब और तापमान का अध्ययन भी तो हो सकता है, दाब, तापमान, घनत्व, है ना। ये 3 और स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको बताते हैं। और चौथा, इसी में एक और पॉइंट, मतलब जो आपने 3 पॉइंट बताए उसमें मैंने दाब, तापमान और घनत्व, और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो 4 पॉइंट ये और 3 पॉइंट आपके साथ हो गए, और 2 पॉइंट प्रत्यक्ष के, 9 पॉइंट हो गए। अब ये बताइए कि जो 9 पॉइंट के बारे में लिखेगा और आप केवल 3 या 4 पॉइंट के बारे में, क्या दोनों को बराबर नंबर दिया जाए? तो उस दिन आप कहेंगे कि नहीं बस हो गया, सपोज करते हैं, तो उसी दिन ब्लॉक हो गया कि नहीं? जो भी पॉसिबिलिटी था उसको आपने वहीं पर रोक दिया। और किसी बच्चे ने उतने ही मिनट में अगर 9 आइडियाज फायर कर दीजिए तो न्याय तो होगा ना, न्याय यार सोच पाया, उसके सोचने का दायरा तुलनात्मक रूप से ब्रॉड था।
उसने सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में चर्चा किया। ये है मतलब कुल मिलाकर के फाइट जो है उस दिन का ना, वो है कि आप कितना सोच पाते हैं कम समय में। अब ये बताइए कि ये जो टॉपिक है पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं सोच पाए? रिवीजन पहला, और दूसरा हमने पढ़ते समय कभी ये नहीं सोचा कि इस पे सवाल ऐसे हो सकता है। तो हमारे लिए नया है कि नहीं एक्सरसाइज, और नया चीज कोई भी चीज होता है तो उसमें रिएक्शन टाइम तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। मान लीजिए कि विराट कोहली है, रन बना दिया इतना सारा, तो क्या लगता है कवर ड्राइव जाकर के सीधे मैच में मारता होगा कि ऐसा हजारों कवर ड्राइव का प्रैक्टिस करता होगा ना। तो आप जरा सोचिए कि आप सोचें सीधे वहां जाकर के लिखूंगा तो वो कवर ड्राइव आपका लगेगा नहीं, उससे पहले उसकी हजारों प्रैक्टिस, मेंटल मैप की हजारों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के कम समय में उतनी सारी आयामों को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब इसकी चर्चा करने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, पीएस तरंगों के बारे में बताने का। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दो कीवर्ड्स है, और उसके अंदर कम से कम 7-8 आइडियाज हैं। उसके बारे में जब आप लिखेंगे तो पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? चर्चा करूं इस पे कि ये तो समझते हैं ना आप लोग? क्लियर है? अब सवाल का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? साथ ही पृथ्वी के कोर के संदर्भ में भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी पर प्रकाश डालें। ठीक है, आप बताइए क्या सोचे इस पे? पृथ्वी के कोर के संदर्भ में, है ना, क्या लिखा है? पृथ्वी के साथ ही पृथ्वी के कोर के संदर्भ में भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी पर भी प्रकाश डालें। क्या भूकंपीय तरंगों से कोर के बारे में पता चला है? तो क्या लिखेंगे? हाँ, उसमें गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और सही तो जा रहे हैं, तो रुक क्यों रहे हैं? क्या पूरा कोर तरल अवस्था में है? अरे कोर के दो हिस्से हैं ना, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर किस अवस्था में है और इनर कोर? तो लिखेंगे इनर कोर के बाद खाली तरल छोड़ बोल के छोड़ देंगे, वो तो बाहरी कोर की बात हो गई ना। और इनर कोर, उसके बारे में कैसे पता चला? मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तरल अवस्था, इतना लिख के छोड़ दें। चलिए इस दूसरे वाले हिस्से में मुझे बताइए, कोई डायग्राम वाग्राम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो मान लेते हैं, सपोज करिए कोर के बारे में पूछा है ना, कोर, तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल यहां खत्म हो गया, कहां पर? 2900। तो 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक की गहराई को हम कोर कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि 2900 से लेकर के जो तरल अवस्था में उसकी कोई गहराई होगी या नहीं होगी? उसकी गहराई क्या है? 5100 किलोमीटर, एक फैक्ट है। और फिर इसको हमने क्या लिख दिया? इसको हमने लिख दिया तरल। ये कोर है, ये कोर किस अवस्था में? तरल। और ये कोर कौन सी अवस्था में? ठोस। तो यहां पर एस तरंगे नहीं जा पाई, तो हमको क्या पता चला? एस तरंगे नहीं जा पाई तो हमको पता चला कि कोर तरल अवस्था में। लेकिन क्या पी तरंगे जा पाएंगी? और अगर पूरे तरल अवस्था में होता तो दूसरी तरफ जब पी तरंग पहुंचता, है ना, अगर ये यहां से पूरा तरल अवस्था में होता तो हमको गहराई मालूम है, तो इसका मतलब है कि हम ये अनुमान लगाते कि दूसरी तरफ इतने समय के बाद पी तरंग आनी चाहिए, क्योंकि पी तरंग गति तरल अवस्था में कम हो जाती है। लेकिन अगर उससे पहले आ जाए तो दूसरी तरफ, तो क्या बीच वाले हिस्से का अवस्था तरल का होना चाहिए, ठोस का होना चाहिए? क्योंकि जब माध्यम बदलेगा तभी उनकी गति बदलेगी। तो बीच वाला हिस्से का गति ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मतलब जब पी तरंगे कुछ समय के बाद दूसरी तरफ पहुंचे तो उतने ही समय में पहुंचनी चाहिए जितना पूरे में तरल हो। अगर हो तो इसका मतलब है कि पी तरंगे देर से पहुंचेंगी, और अगर उससे पहले पहुंच गई तो ठोस में है। तो जितना पहले पहुंचेंगी, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना पहले पहुंची हैं, इसका मतलब है कि इतने बड़े हिस्से में से जहां गुजरी हैं वो किस अवस्था में होना चाहिए? ठोस अवस्था में होना चाहिए। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में पता चला कि ठोस अवस्था में किस तरंग से पता चला? एस से नहीं, पी से। एस तो गुम हो गया ना यहां पर, तो एस हमको बाहरी कोर के बारे में बता देता है, और पी तरंगों की गति कम होना, ये दोनों मिलकर के ये बात सिद्ध करते हैं कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है, लेकिन आंतरिक कोर की जानकारी हमको केवल पी तरंगों से मिलती है।
और पी तरंग ये बताता है कि अगर पी तरंग तरल अवस्था से गुजरते हैं तो दूसरी तरफ अगर पूरा तरल होता तो उसकी गति कम होती, लेकिन वो पहले पहुंच जाता है, और पहले पहुंच जाता है तो इस बात से सिद्ध होता है कि कोर का पूरा हिस्सा तरल अवस्था में ना होकर के ठोस अवस्था में। ऐसे में हम कोर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में पी और एस तरंगों का व्यवहार बताइए, इनर कोर में पी तरंगों का व्यवहार बताइए कि जैसे ही इस गहराई पे पहुंचता है पी तरंगों की गति बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, और यहां पर पी तरंगों की गति सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है? यहीं पर है, लगभग 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का घनत्व यहां पर है, और क्रस्ट पे घनत्व 2.7 से लेकर के 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब पृथ्वी का आंतरिक कोर का घनत्व सर्वाधिक है, इसलिए पी तरंग तुलनात्मक रूप से जल्दी पहुंच जाती है। यही बताना है कुल मिलाकर के। तो मुझे ये बताइए, कोर का बाहरी हिस्सा और उसकी विशेषता और कोर का आंतरिक हिस्सा, इसकी विशेषता बताने की जरूरत है कि पी है ना, कोर के बारे में कैसे पता चला? तो बाहरी कोर। तो ये तो मैंने आपको व्याख्या किया, मतलब आपको समझाने की कोशिश की। इस आंसर को अगर मुझे लिखना हो तो मैं यही लिखूंगा कि पी और एस तरंगों के व्यवहार से हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो तरल अवस्था में भी है, ठोस अवस्था में। इस संदर्भ में पृथ्वी का जो बाहरी कोर है वो इनर कोर है, और फिर इनर कोर का मैं हेडिंग बनाऊंगा आंतरिक कोर, या बाहरी कोर पहले बना लूंगा, और फिर बाहरी कोर में मुझे बताना क्या है? बाहरी कोर में 2-3 चीजें बतानी है, पी तरंगों का व्यवहार, एस तरंगों का व्यवहार, और पी तरंगों की मोटाई कितनी है, जो मैंने यहां बताया 2900 से 5100 किलोमीटर, ये हमने बता दिया। और एक पॉइंट और मुझे बाहरी कोर के बारे में बताना है कि इसका कंपोजिशन क्या है, किन चीजों का बना हुआ है ना, कंपोजिशन। वही सियाल, साइमा और नीफे बता दिया। फिर सेम चीज मैंने क्या किया, बाहरी कोर और की जगह आंतरिक कोर के बारे में, है ना। पी तरंगों का व्यवहार, एस के बारे में चर्चा नहीं होगी, इसकी मोटाई कितनी है और किन चीजों का बना हुआ है, कंपोजिशन किसका है, ठोस है, तरल है ना, धात्विक खनिज का बना हुआ है, अधात्विक खनिज का, जिसको नीफे कहा जाता है ना, सियाल, साइमा और नीफे, निकल और आयरन, ये सब कुछ शब्द इस्तेमाल करूंगा। लिख दिया इतना बात। अब मुझे बताइए, यहीं रुक जाऊं या कुछ और बात इसमें इंक्लूड करना चाहिए सवाल के दूसरे हिस्से में? मतलब ये ठीक है या कुछ और भी इसमें ऐड करने की जरूरत है? क्या आंतरिक कोर के बारे में कुछ हाल ही में रिसेंट स्टडीज पता चली, हालिया अध्ययन, ऐसा कुछ सुने हैं या नहीं सुने? हालिया अध्ययन यह है कि आंतरिक कोर का भी आंतरिक कोर है, ऐसा सिद्ध किया है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने, कि जो कोर है इस इनर कोर का भी एक इनर कोर है ना। और यहां पर पी तरंगों की सर्वाधिक गति है, सर्वाधिक इनकी गति है, ये किसने सिद्ध किया है? ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने। सुने ये या नहीं सुने? और इन्होंने पी तरंगों के व्यवहार से ऐसा किया है, अब मैं समझाऊंगा नहीं, यहां पर पी तरंगों के अध्ययन से इसका व्यवहार किया है, और इस अध्ययन का नाम है एनिसोट्रॉफी। एनिसोट्रॉफी का मतलब भूकंपित तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा करना। तो पी तरंगों के अध्ययन से एनिसोट्रॉफी, है ना, या पी तरंग लिख करके एनिसोट्रॉफी लिख दीजिए। किस अध्ययन के माध्यम से सिद्ध हुआ है कि इनर कोर का भी इनर कोर है, जहां पर पृथ्वी ठोस अवस्था में है, और वहां पर पी और एस तरंगों, पी तरंगों की गति सर्वाधिक है, ऐसा सिद्ध ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने। अभी समय नहीं है उसका चर्चा करने का, लेकिन आपके सामने एक पॉइंट रखे कि अगर ये पॉइंट यहां ऐड कर देंगे तो आपका आंसर डायनामिक हो जाएगा, क्योंकि आपने कोर के एक हिस्से में जो अभी हाल में डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में भी एग्जामिनर को बताया है कि कोर का भी, इनर कोर का भी एक इनर कोर है। इसका टोटल एरिया कितना है ये सब तो डिटेल अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात अब सिद्ध हो गई है कि इनर कोर का भी एक इनर कोर है। क्लियर है? और इतना लिखने के बाद उसके बाद एक कंक्लूजन लिखिए, और कंक्लूजन में क्या होगा? कंक्लूजन में यही लिखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो विभिन्न साक्ष्य हैं, जो भी हैं, कौन कौन से साक्ष्य हैं, मतलब कौन से साक्ष्य हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भूकंपी तरंगों का अध्ययन, और आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। और हालिया रिसर्च में भी जो आंतरिक कोर के बारे में पता चला है, उसका भी प्रमाण हमको मुख्यतः पी और एस तरंगों के व्यवहार से पता चलता है।
इसके साथ अपने आंसर को कंक्लूड कर दें। ठीक है, समझ में आ रहा है?